जी, राजीव जी, ये जो संघर्ष दिख रहा है, जिसमें सोनिया गांधी जी से पूछताछ हो रही है, राहुल गांधी जी से पूछताछ हो रही है और कांग्रेस पार्टी जो है एजिटेटेड है। तो हमने पहले भी इस बात पर चर्चा की है कि ये कांग्रेस एक अलग किस्म से रिएक्ट करती दिख रही है। बहुत दिनों के बाद ये स्वरूप देखने को मिल रहा है। मैं पढ़ रहा था कि मोतीलाल नेहरू जी की पत्नी स्वरूप रानी नेहरू जी, जब मोतीलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है 1931 के जनवरी में, तो उसके बाद उसी 31 की बात है, फिर 32 में भी, कि स्वरूप रानी नेहरू जी अ, लाठियां खाती हैं अंग्रेजों से और उनके सिर फूट जाते हैं। इसके बाद फिर अगले साल भी वो जेल जाती हैं। ये इसके बाद ये भी है कि उनका दामाद विजय पंडित जी, उनके दामाद, वो जेल जाते हैं। उनसे मिलने के लिए स्वरूप रानी नेहरू, कमला नेहरू, इंदिरा गांधी सब जेल जाते हैं कि मिलें, लेकिन जेलर उनको वहां मिलने नहीं देता है, बेइज्जत करके भगा देता है। मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूँ कि वह हमने बहुत सारा योग पढ़ा कि मोतीलाल नेहरू जी का योगदान, जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान, लेकिन पूरे परिवार का अलग अलग इस तरीके से योगदान कि घर की महिला भी लाठी खा रही हो, घर की महिला भी जेल जा रही हो, ये अतीत किसी के पास, किसी और के पास नहीं है। परिवार का एक एक मेंबर जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा रहा और आजादी के बाद भी राजनीति का हिस्सा रहा। तो जो लोग ये कहते हैं कि वंशवाद और परिवार की वाद की राजनीति, उनको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये कुर्बानी की भी राजनीति साझा विरासत है, ये संघर्ष की भी साझा विरासत है कि परिवार का हर एक मेंबर स्वतंत्रता आंदोलन में लाठियां खा रहा है और जेल जा रहा है। चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, पतोहू हो, के बहू हो, बेटी हो कि दामाद हो, पूरा परिवार जा रहा है। ये अतीत है। और आज स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद जबकि सत्ता से बाहर है कांग्रेस, तो आज एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इस परिवार के एक एक व्यक्ति को उन विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, जिसको हम संघर्ष कहते हैं। अब ये संघर्ष क्यों कहा जाना चाहिए? क्योंकि इसको इस रूप में भी कहा जाता है कि क्या राहुल गांधी कानून से ऊपर है, संविधान से ऊपर है, कि सोनिया गांधी संविधान से ऊपर है, क्या उनको ईडी पूछताछ नहीं कर सकती है? ये सारी बातें कही जाती हैं और इसका जवाब मिलना चाहिए कि हाँ, कानून से ऊपर अगर होते तो कोऑपरेट नहीं कर रहे होते ईडी के साथ बातचीत में। वो निश्चित रूप से लगातार हर समन पर जाना, ऐसा भी नहीं कि ऐसा जा करके कोई उपकार या एहसान कर रहे हैं, बल्कि एक नागरिक की तरह वो व्यवहार कर रहे हैं। मगर इसका जो राजनीतिक पहलू है, जो कि राजनीतिक रूप से केवल चुन चुन करके प्रतिद्वंदियों पर हमले करना, उनको निशाने बनाना, उसका राजनीतिक विरोध होगा कि नहीं होगा? अगर उस राजनीतिक विरोध को बंद कर दिया जाएगा, सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जो मूल प्रतिपक्ष, मुख्य प्रतिपक्ष पार्टी है, उसको प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी, तो कौन प्रदर्शन करेगा? फिर आवाज कौन उठाएगा? ये महत्वपूर्ण बात है। तथ्यात्मक रूप में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। ईडी ईडी के मामले पास में मैंने पूरा फिगर निकाला है। देखिए, ईडी के पास पिछले पूरे दौर में लाइफ टाइम इनके पास 5222 मामले आते हैं। 5422, क्षमा कीजिए। और इस 5422 में केवल 25 मामले में कन्विक्शन है, जो ओवरऑल 0.45% होता है। और सिर्फ ये बात नहीं कि इतना कम कन्विक्शन है, बाकी चीजों को देखिए तो कितने मामले अभी अंडर ट्रायल चल रहे हैं। सिर्फ 992 मामले अंडर ट्रायल चल रहे हैं। बाकी और जो मामले हैं उनका क्या हुआ? तो उन मामलों में हम ये देखते हैं, हम ये पाते हैं कि बाकी मामले टिकअप भी नहीं किए जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? हो ये रहा है राजीव जी कि ये जो 5422 मामले हैं, जिसमें 912 पर तो ट्रायल चल रहे हैं, 25 पर फैसला है, बाकी मामले में ये हो रहा है कि तुम या तो बीजेपी में आ जाओ, तुम्हारे खिलाफ हम बंद कर देंगे ईडी की कार्रवाई। अगर तुम रहोगे विपक्ष में, तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, तुमको मंत्री से हटना पड़ेगा, तुम मंत्री हो तो तुमको फंसा देंगे। यानी हर तरह से सरकार गिराने, और अगर आप बीजेपी में आ गए
तो फिर वो ईडी उस पर एक्शन नहीं लेती है। बहुत सारे उदाहरण है, मुकुल राय का उदाहरण ले लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा का उदाहरण ले लीजिए, अब एकनाथ शिंदे भी हैं, आप एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे का उदाहरण ले लीजिए, अजित पवार जी का। ये सारे उदाहरण वो हैं जो कि ईडी के दुरुपयोग के उदाहरण हैं कि आप अगर सत्ता से असहमत हैं तो ईडी आपको पूछताछ करेगी, सत्ता से साथ है उससे सहमत है तो ईडी पूछताछ नहीं करेगी। आंकड़े बोल रहे हैं कि ईडी कैसे काम कर रही है। तो जब केंद्रीय एजेंसी की ये विश्वसनीयता रह जाएगी तो फिर विपक्ष क्या करेगा? सवाल यह है कि राहुल गांधी से आपने पूछताछ कर लिया, मिला क्या आपको? बताना तो पड़ेगा कि आपको मिला क्या, आपने ऐसी क्या बातें पाई। और एक खास बात है, ईडी की जांच कोई अदालत के आदेश से तो शुरू नहीं हुई। ईडी के पास ये अख्तियार होता है कि वह स्वतः संज्ञान ले ले, ईडी के पास अख्तियार होता है कि किसी से पूछताछ कर ले, और ईडी के पास अख्तियार उनको जेल भेजने का भी होता है। तो इन अधिकारों का अगर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर लोकतंत्र खतरे में है, और खतरे में है तो इसके लिए सड़क पर कौन उतरेगा? आज कांग्रेस उतर रही है, लेकिन ये कांग्रेस को जिस तरीके से पूरे विपक्ष का साथ मिलना चाहिए, या यूं कहें विपक्ष के दूसरी पार्टियों में भी जो इस तरीके से ईडी का इस्तेमाल उनके खिलाफ हो रहा है, उन मामलों में भी आप एकजुट जो संघर्ष होना चाहिए उसका अभी भी अभाव है। यही कारण है कि वो अलग अलग एक एक पार्टी को जब जैसे जरूरत पड़ती है और जिस समय जरूरत पड़ती है अपनी टाइमिंग सेट करके वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, और विपक्ष जो है इकलौता लड़ते हुए अलग अलग बिखरा पड़ा है। तो ये वक्त है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, देश के की सारी पार्टियों के लोग, सारे बुद्धिजीवी लोग सब इकट्ठा होकर के आवाज उठाएं कि ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंद कीजिए, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग लोकतंत्र का गला घोंटने में किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो निशाने पर हैं। अब आने वाले समय पर जब हम देखेंगे कि ये निशाना और कैसे किस तरह से बढ़ता है। पॉलिटिकल पार्टियां निशाना बनाएं कोई बात नहीं, लेकिन जब जनता निशाना बनाने लगती है तो निशाना सटीक बैठता है। ये आप हम तमाम हमारे साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोनिया के आगे बीजेपी पस्त, इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी से आज 6 घंटे पूछताछ के बाद कल फिर से ईडी ने उन्हें बुलाया है, यानी समन दिया है कि कल आपको फिर से दफ्तर आना होगा। सोनिया गांधी की उम्र 75 साल, बीमार हैं, कैंसर से जूझ रही थी, उससे बाहर निकली और इस पूछताछ से पहले कोरोना से ग्रसित थी, उससे भी